और वो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे डायबिटीज़ को ठीक करना है और मेरी शुगर को पूरा ख़त्म कर दो। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ऐसी दवा है, मैं वो गोली आपको दे दूँगा जिससे आपका एक दिन में ही शुगर ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो। अगर मुझे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, मेरी माँ को है, मेरे पापा को था, या फिर मैटरनल फैमिली में है, या फिर पैटर्नल फैमिली में किसी को तो है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे भी हो जाए वो? यस, मेरे पास गन है और उस गन से मुझे शूट करना है, तो उसका मुझे ट्रिगर दबाना पड़ता है। वो जो गन लोडेड गन है, वैसे मेरे जीन्स होते हैं। इवन इफ योर जीन्स आर लोडेड विथ डायबिटीज़, बीपी, कैंसर, कोई भी आपके जीन्स में, तो उसको प्रकट करने के लिए वो ट्रिगर को दबाना पड़ता है, और वो ट्रिगर जो है वो हमारे हाथ में होता है। मेरा हमेशा ये कहना है कि डायबिटीज़ का जो जन्म है वो जीन्स से ज़्यादा आपके किचन में होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपके जीन्स में भले ही वो प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ एक बार हो जाए तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी और ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। दवाइयाँ आपके शुगर को कम ज़्यादा करेगी, आपके डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर रही। बहुत बार कैसे होता है लोगों का कि स्ट्रेस की वजह से तो होता ही, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को मतलब मेरा डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर उनका शुगर बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ने के बाद फिर स्ट्रेस बढ़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2 समोसा खाए और मैंने देखा कि चलो 2 समोसा कंटेंस 500 कैलोरीज, मैं जिम में चला गया, जिम में जाने के बाद वहाँ पे 20 मिनट 600 कैलोरीज बर्न किए, चलो मैच हो गया। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ये मैथमेटिक्स से नहीं चलती है। तो ना बहुत सारे मैं टाइप 1 की डायबिटीज़ के पेशेंट देखता हूँ, वो डायग्नोसिस से लेके अभी तक मतलब 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को भी पता नहीं होता है और उसके माता पिता को पता नहीं एक्चुअली क्या बीमारी है, क्या होने। हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ फ्री फॉर एवर हिंदी का ये ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का नाम है डियर डायबिटीज़ और ये हमारा दूसरा एपिसोड है। दोस्तों, डायबिटीज़ के बारे में ना काफ़ी सारे गलत फहमियाँ हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं जिसे हम कह सकते हैं। और ये बिल्कुल क्या केवल मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर मेरी माँ को है, मेरी मासी को है, मेरी मैटरनल फैमिली में सबको है, तो क्या मुझे भी हो सकता है, या फिर मेरे फैमिली में ही मोटेपे की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो मुझे भी क्या डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर सिर्फ मोटे लोगों को ही डायबिटीज़ होता है, या फिर पतले लोगों को ही डायबिटीज़ होता है। काफ़ी सारी गलतफहमियां हम इस वक्त डायबिटीज़ के बारे में, हमें से हर कोई पाल के घूम रहा है, तो इसी के बारे में ये गलतफहमियां हम दूर करने वाले हैं। और इसी के लिए ये हमारी गलतफहमियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी, जो कि पिछले 12 साल से पुणे में काफ़ी रिनाउंड वेल नोन डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो डॉक्टर, पहले एपिसोड में हमने डायबिटीज़ क्या होता है उसके बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, समझने की कोशिश की, लेकिन अब हम काफ़ी सारी मरीज़ों के बीच में काफ़ी सारी मिथ्स होती है, काफ़ी सारी गलतफहमियां होती है, तो शायद हम उसी पे वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। मिथ्स क्या है और फैक्ट्स क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में एक मिथ ये है कि केवल मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, तो इसमें कितना तथ्य है? नहीं, मीठा खाने से बहुत बार मेरे क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे डायबिटीज़ को ठीक करना है और मेरी शुगर को पूरा ख़त्म कर दो। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ऐसी दवा है, मैं वो गोली आपको दे दूंगा जिससे आपका एक दिन में ही शुगर ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो? तो चलेगा क्या आपको? तो फिर वो थोड़ा हंस के बोलते नहीं डॉक्टर, ज़ीरो तो नहीं चलेगा, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए मुझे तो शुगर की या फिर एनर्जी की ज़रूरत है। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है। मीठा पचाने की जो मेरे शरीर में जो क्षमता है, उसको मेरी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, या फिर उसको अच्छी तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सो बस मीठा ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो मेरे शरीर में बनता है उसका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होने के कारण आपको डायबिटीज़ होता है। हाँ, मीठा खाने से उसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है ऐसे नहीं, ये मिथ है। मतलब ये मीठा खाने की छूट है थोड़ी, मीठा भी खा सकते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक और नेचुरल, जैसे कि आम के सीज़न में हम हमारे इसमें आम, अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स। तो ये जो सारी थेरी है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। जिसी भी चीज़ का GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वो मेरे शरीर में
शुगर को ज़्यादा बढ़ाएगा या फिर मेरे डायबिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाएगा। ऐसी कोई भी मीठी चीज़ है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 55 हो या फिर कम है और वो नेचुरल है, तो वो शायद आपको आपके शरीर में शुगर नहीं बढ़ाएगी। सो सारी मीठी चीज़ें बुरी नहीं है। अच्छा। और कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर मीठा छोड़ दो, हमने तो मीठी बात करनी भी छोड़ दी है। तो आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठी बात करनी है। लोगों से मीठी बात हाँ वो नहीं करना कैसे चलेगा, क्योंकि अगर मीठी बात नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेंगे। तो डॉक्टर साहब और एक बात मुझे ये पूछनी है कि अगर मुझे फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, मेरी माँ को है, मेरे पापा को था, या फिर मैटरनल फैमिली में है या फिर पैटर्नल फैमिली में किसी को तो है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे भी हो जाए वो? यस, मतलब ये पार्शियली ट्रू है। ऐसे मैं बोलूँगा कि डायबिटीज़ या फिर कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ये जेनेटिक है, तो आपके जीन्स में आएगा। आपके मैटरनल पैटर्नल व्हाटएवर जहाँ से भी है तो आपके जीन्स में वो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन उस जीन्स को प्रकट होना है कि नहीं होना है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर, हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो डेली लाइफस्टाइल होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसके लिए मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई भी इसका बंदूक का या फिर पिस्तौल का मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास गन है और उस गन से मुझे शूट करना है, तो उसका मुझे ट्रिगर दबाना पड़ता है। सो वो जो गन लोडेड गन है वैसे मेरे जीन्स होते हैं। इवन इफ योर जीन्स आर लोडेड विथ डायबिटीज, बीपी, कैंसर, कोई भी आपके जीन्स में, तो उसको प्रकट करने के लिए वो ट्रिगर को दबाना पड़ता है और वो ट्रिगर जो है वो हमारे हाथ में होता है। सो जीन्स विल कॉन्ट्रीब्यूट 2%, 98% जो कॉन्ट्रीब्यूट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। और ये जो एनवायरनमेंट अगर हमने मेरा अच्छा रखा, मेरा लाइफस्टाइल मैंने अच्छा रखा, मेरा खान पान, मेरी आदतें अच्छी रखी, तो भले ही आपके जीन्स में तो वो सोया रहेगा, वो आपका उसको जगने मत दो, उस जीन्स को आप ट्रिगर मत करो। सो मेरा हमेशा ये कहना है कि डायबिटीज़ का जो जन्म है वो जीन्स से ज़्यादा आपके किचन में होता है। अगर आपके किचन की आदतें आपकी अच्छी नहीं है, किचन में अगर आप गलतियाँ करें, क्यों जीन्स में आगे वो बढ़ते रहता है? क्योंकि मैं जब कोई भी किसी भी लड़की की शादी होके वो जब अपने नए घर में जाती है, तो जो खान पान की आदत होती है वो उसने कहाँ से सीखे होते हैं? उसके पहले घर या फिर उसके माता पिता से सीखी होती है। तो वही आदतें उस घर में वो अगर रेसिप्रोकेट करेगी तो वो एक फैमिली से दूसरे फैमिली से तीसरे फैमिली में जाएगा। और ये ज़्यादातर आदतें होती है वो खान पान की आदतें होती है, ज़्यादा आदतें होती है वो किचन वाली चीज़ें होती है। तो मेरे ख्याल से डायबिटीज़ जेनेटिक से ज़्यादा किचन की बीमारी है और इसको हम बोलते भी है, अदरवाइज इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सो डायबिटीज़ ये या फिर ये हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि जीन्स में होता है, उनमें ये सब पॉसिबिलिटी वगैरह ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ों के लिए हमारा शरीर ससेप्टेबल है और कुछ जो गलतियाँ जो हमारे कंट्रोल में हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको हमें ब्लेम करना है। तो यहाँ से मैं दर्शकों को बताऊँगा कि आज से आपके माता पिता, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर को ब्लेम करना बंद करो। डायबिटीज़ है तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपके जीन्स में भले वो प्रेजेंट नहीं है फिर भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो जेनेटिक नहीं है, ये तो मैं बोल सकता हूँ, ये भी एक मिथ है। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी बार ना मैंने देखा है, मतलब मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मेरी माँ को डायबिटीज़ हुआ था तो हमारे मन में ना काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए थे कि अरे यार हम तो मीठा खाते ही नहीं है, हमारे घर में तो ज़्यादा कुछ और किसी को मीठा पसंद नहीं है, फिर भी कैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर अब हो गया। तो स्पेशली मेरी माँ बहुत डिप्रेस हो गई थी कि अब यार ज़िंदगी भर मुझे वो गोली लेना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो उसका अप्रोच ये था कि नहीं डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर के पास गए तो चलो एक घाव दो टुकड़े कर दो, मुझे एक ऐसी दवाई दे दो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं ठीक हो जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी या क्या ये एक गलत फहमी है, मिथ है कि डायबिटीज़ एक बार हो जाए तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी और ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी? ओके, सो ये भी मिथ है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, पर्टिकुलरली जो इंसुलिन प्रतिरोध या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण होता है, लाइफस्टाइल की गलतियों के वजह से होता है, अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल में सुधार किया, आपके डाइट, एक्सरसाइज, आपका जो रूटीन है, स्लीप साइकिल है, उसको अगर आपने सही तरीके से किया तो ये प्रोसेस रिवर्सल में जा सकती है। अभी जो नया कंसेंसस आया है, अगर हम इसके बारे में लास्ट 10-12 साल में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था। 12 साल 14 साल पहले हम जब ये बोलते थे कि किसी का डायबिटीज़ ठीक हो सकता है तो हमें क्वैक समझा जाता था या फिर हमें बताया जाता था ये कुछ मैजिक, विश्वास नहीं कर पाते थे। और मेडिकल कम्युनिटी और पेशेंट छोड़ दो, मेडिकल कम्युनिटी से भी रेजिस्टेंस आता था। लेकिन थैंक्स टू रिसर्च ऑफ बहुत सारे अभी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, बहुत सारे रिसर्च, डॉक्टर गैब्रियल कजिन, डॉक्टर नील बर्नार्ड, काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में, डॉक्टर रॉय टेलर, और इन्होंने ये 12 साल में ये प्रूव किया है कि डायबिटीज़ ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है,
भले ही आपको डायबिटीज़ कोई भी अवस्था में, आप प्री डायबिटिक हो, सिम्टोमेटिक या फिर असिम्टोमेटिक डायबिटीज़ हो, या फिर आपका डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में गया है, अगर आपकी लाइफस्टाइल में आप सुधार करते हो तो इस डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं, और उसी जो डायबिटीज़ की जो क्रॉनिक स्थिति में जाने की जो अवस्था है उसको हम हाल्ट कर सकते हैं। जो पहले डेफिनेशन हमने सीखी थी कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, उसको मैं ये बता दूँ इट इज़ ये क्रॉनिक तो नहीं है, ये रिग्रेसिव डिसऑर्डर है अगर आपने ये किया तो। दूसरा है कि बस दवाइयों से ही डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहिए, ये भी एक मिथ है। मेडिसिन शुड बी योर लास्ट रिसॉर्ट, मेडिसिन ये लास्ट ये होना चाहिए। जो नया कंसेंसस आया है उसमें उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया है कंसेंसस में या फिर रिसर्च में कि इनिशियली किसी को भी नया डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है और अगर उसका HbA1c बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लाइक 8 के नीचे है, 8 के नीचे है, और कोई डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको एक्यूट लाइफस्टाइल प्रिस्क्रिप्शन देना है। एक्यूट लाइफस्टाइल वर्ड कितना अच्छा यूज़ किया, देखो एक्यूट लाइफस्टाइल प्रिस्क्रिप्शन मतलब गहरे तरीके के लाइफस्टाइल चेंजेस उसको सिखाने हैं। 6 मंथ्स उसको एनकरेज करना है कि ये डाइट में क्या बदलाव है, और यही हम डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में लोगों को सिखाते हैं कि पहले 6 मंथ्स 8 मंथ्स आप कोशिश करो, और उसके बावजूद ये कोशिश करने के बाद भी अगर आपका HbA1c आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, फिर आप दवाइयों की तरफ लेके जाओ, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। देखो दवाइयाँ लेना बुरा नहीं है, लेकिन दवाइयों से ही मैं डायबिटीज़ को मैनेज करूँगा और दवाइयों से मेरा डायबिटीज़ ठीक होगा, ये गलतफहमी है। दवाई आपको सिम्टम, मतलब ये एग्जांपल मैं हमेशा इसमें देता हूँ, फीवर का हम देखते हैं, हमें ज़िंदगी में कभी ना कभी बुखार आता है, तो बुखार आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें पैरासीटामोल या घर पे भी हम लेते हैं, तो 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो पैरासीटामोल का असर कम हो गया फिर फीवर बाद में आना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ब्लड चेक करो, और वो बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपकी पैरासीटामोल भी कंटिन्यू करते हैं और आपको एंटीबायोटिक देते हैं। तो इसने फ़र्क क्या किया कि फीवर कम करने के लिए, फीवर कंट्रोल में रखने के लिए मैंने पैरासीटामोल दिया, लेकिन जो उसका मूल कारण है, उसका जो रूट कॉज है वो था इन्फेक्शन। मैंने इन्फेक्शन को ठीक ही नहीं किया और मैं बस पैरासीटामोल लेते जा रहे हूँ, तो मेरा फीवर कभी भी ठीक नहीं होगा। सेम चीज़ आपके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड के लिए। डायबिटीज़ में शुगर बढ़ रहा था, तो शुगर को हमें ख़त्म नहीं करना है, शुगर को डाइजेस्ट करने वाली या फिर शुगर का मेटाबॉलिज्म में जो मेरे शरीर में बिगाड़ आया है उसको सुधार करने के लिए मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो उसका मूल कारण है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस चीज़ों से बढ़ता है उसको अगर मैं कम करूँगा तो मेरा शुगर भी कंट्रोल में आएगा। दवाइयाँ आपके शुगर को कम ज़्यादा करेगी, आपके डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर रही है, वो बस एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आपको लेके जाती है कि चलो ब्लड से मेरा शुगर थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है। दोनों को साथ पैरेलल लेके चलना और साथ पड़ेगा। इंपॉर्टेंस आपको लाइफस्टाइल इसमें देना है। आज के ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है कि हम 80% 90%, जैसे आपने आपके माताजी का ये बताया कि आपने कि एक कोई तो मुझे दवा दे दो और मेरा है, तो हमें ये समझना जरूरी है कि मेरे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दिन में नहीं डेवलप हुआ है, कुछ साल कुछ महीने उसको लगे हैं। मेरे लाइफस्टाइल में जो जो गलतियां मैं कर रहा था, और उसको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायबिटीज़ होने में बैड हैबिट्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये बैड हैबिट्स कैसे होते हैं, हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम ये करते हैं, बुद्धि भेद हो जाता है, जिसको आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, प्रज्ञापराध। प्रज्ञा मीन्स आपकी बुद्धि और अपराध मीन्स क्राइम, बुद्धि मीन्स विजडम। सो क्राइम अगेंस्ट विजडम। जैसे दारू पीने वाले व्यक्ति को पता होता है दारू पिएगा तो लीवर खराब होगा, सिगरेट फूकने वाले को पता होता है कि उससे कैंसर हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू रखता है। वैसे भी चाय पीने वाले को भी पता रहता है चाय ज़्यादा पिएगा तो एसिड बढ़ेगा और शुगर बढ़ेगा, लेकिन वो फिर पीता रहता है। एक्सरसाइज करना चाहिए, सबको पता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है, लेकिन लोग करते नहीं है। ये प्रज्ञापराध, ये क्राइम अगेंस्ट विजडम जब बार बार मेरे जीवन में आएगा तो ये अपराध होगा, तो क्या होता है, अपराध के लिए सज़ा होती है, तो वो डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर के स्वरूप में हमारे शरीर में आती है। तो ये जो प्रज्ञापराध हो रहा है उसको हमें सबसे पहले रोकना है। उसके लिए थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लगता है, सेल्फ कंट्रोल लगता है, लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जो माइंडसेट है वो पेशेंट का बनाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और इमीडिएटली अगर मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा, समझो 350 है 400 है, तो मेरे जो एंड ऑर्गन्स है वो खराब हो सकते हैं, तो वो हम कॉम्प्लिकेशन में ना जाए इसके लिए अगर हम दवा यूज़ करते हैं तो वो सही है। लेकिन मेरा ये क्या होना चाहिए फोकस, जैसे जैसे ज़िंदगी मेरी आगे बढ़ रही है, मेरी दवाइयों की डोज कम होनी चाहिए, मेरे लाइफस्टाइल के चेंजेस ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में आने चाहिए, और फिर मैं डायबिटिक रिवर्सल तक पहुँच सकता हूँ।
ये जो चीज़ मैंने बताई अभी, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। टाइप 1 का थोड़ा अलग है, टाइप 1 में इंसुलिन तैयार ही नहीं होता है। अच्छा। तो जो डायबिटीज़ एक बार हो गया तो डायबिटीज़ आपका ठीक नहीं होगा, आपका दवा पूरा बंद नहीं होगा, इंसुलिन पूरा बंद नहीं होगा। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है, लेकिन वो 5% लोगों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ यस, विद लाइफस्टाइल चेंजेस यस, 100% वो रिवर्सेबल है, और हर एक को एक बार तो ज़िंदगी में कोशिश करनी ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। नॉट बिकॉज आई एम डायबिटिक रिवर्सल स्पेशल, लेकिन मुझे मन से ऐसा लगता है, और मैंने इतने सारे लोगों में देखा है। आप थोड़ा एफर्ट्स लेते हो, मतलब पूरे ज़िंदगी भर डायबिटीज़ को पोसने से अच्छा है, जो आपने बोला ना, एक घाव दो ये कर दिया मैंने, हाँ 2 टुकड़े कर दो, तो आप 9 मंथ्स खुद के लिए दे के देखो, 9 मंथ्स 10 मंथ्स दोगे तो कर सकते हैं आप भी। जी डॉक्टर साहब, जब कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है तो ज़ाहिर आप दवाई तो देते होंगे, लेकिन अभी दवाइयों के बारे में भी लोग काफ़ी चूज़ी हो गए, और उससे भी ज़्यादा एलोपैथी से ज़्यादा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद पे अभी ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। तो क्या ये मान के चले कि कुछ जड़ी बूटियाँ मैंने ले ली या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले ली, तो क्या उस आयुर्वेदिक औषधि पद्धति से मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा? जड़ी बूटियों का और इसका कितना रोल है, ये आप पूछना चाहते हो, तो आई विल ऑलवेज से कि बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज़ भी इसमें पब्लिश हुए हैं कि जिसमें ये पता चल गया कि यस देयर आर सर्टन हर्ब्स। वो हर्ब जो है, जैसे सिनेमॉन के बारे में हमने सोचा है, करेले के बारे में सोचा है, बहुत सारे लोग लौकी का जूस लेते हैं, सो बहुत सारे लोग वो बोलते हैं दालचीनी, और बीच में आया था ना वो, हमने देखा था वो पनीर का फूल, हाँ पनीर का फल या फिर पनीर का फूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि यस उसका भी प्रॉपर्टी है, और सर्टन आयुर्वेदिक हर्ब्स वो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी आपका शुगर कम करेंगे। वो जो मैंने बोला मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें से बहुत ही कम हर्ब्स होंगे या जो एक्चुअली आपके मूल कारण के ऊपर काम करेंगे। सो हर्ब्स या फिर दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का इसमें रोल है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे इसमें एलोपैथी या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। शायद एलोपैथी दवा शुगर थोड़ा ज़्यादा कम करेगी एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदिक हर्ब्स, लेकिन जैसे मैंने मॉडर्न साइंस के एलोपैथी दवाइयों का बताया, वो सिम्टोमेटिक ही आपके लिए हेल्प होगी। डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग इसको क्यों ज़्यादा ये करते हैं कि उससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन आपने गलत तरीके से लिया तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं तो बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई आयुर्वेदिक हर्ब्स या फिर जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो सही एक्सपर्ट से जुड़ के उनसे समझ के आपको लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हल्दी ली तो वो लीवर को ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा सिनेमॉन लिया तो वो आपके इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा कर सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आपने गलत मात्रा में पनीर फूल या फिर ऐसी कोई चीज़ें ली, और आपकी प्रकृति अगर वात प्रकृति है, तो वो सडनली हाइपोग्लाइसेमिया कर सकती है। तो लोगों को ये बहुत सारे उसके जो इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो मुझे अगर उसका सही तरीका पता नहीं है और वो मेरे प्रकृति के लिए सूट होगा कि नहीं होगा, तो शायद बेनिफिट से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हमने देखे कि बहुत सारे लोग जूस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो फिजिशियन या डॉक्टर के मॉनिटरिंग में नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट या फिर मैं बस जूस पे ही रहूँगा, मैं बस फ्रूट्स पे ही रहूँगा, तो उससे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी काफ़ी सारे लोगों में हमने देखे। बहुत सारे लोगों का गट हेल्थ ख़राब हो जाता है। बीच में तो मैंने एक केस सुना था कि कुछ उसने ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि लौकी जूस कंज्यूम किया, और वो काफ़ी 1-2 दिन उसने फ्रिज में रखा था, और वो उसके बाद उसने कंज्यूम किया, और उसको लूज मोशन, इतने ज़्यादा लूज मोशन हो गई, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, उनको एडमिट करना पड़ा। साइड इफेक्ट्स हो गए। हाँ, तो ये गलत नहीं है लेना, लेकिन उसको भी सही फिजिशियन या फिर उसमें जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह से और तरीका हाँ, मतलब जरूरी है। मैंने गूगल पे देख लिया, मैंने यूट्यूब पे देख लिया, मेरे बाजू वाला मुझे बोल रहा है कि उसका फ़ायदा हो गया, चलो मैं ले लूँ, तो शायद वो आपके मतलब वो डायबिटीज़ अच्छा होना दूर रहेगा, ये दूसरा ही कोई बीमारी आप इसके साथ लेके आ सकते हो। सो यू हैव टू यूज़ इट जुडिशियसली, यू हैव टू यूज़ इट कॉशियसली। वो भी क्योर नहीं करेगा आपका। अच्छा, आपने इसके पहले भी जवाब में कहा है कि डाइट इम्पॉर्टेंट होता है डायबिटीज़ में, लेकिन अगर क्या मैं कार्ब्स का इंटेक ठीक ठाक रख रही हूँ, प्रोपोर्शन में खा रही हूँ, लेकिन मैं मेरे डाइट में फल ज़्यादा खा रही हूँ या फिर सलाद ज़्यादा खा रही हूँ, तो क्या ये मुझे मददगार साबित होगा डायबिटीज़ कम करने के लिए? 100% कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से बंद करना, बहुत जगह पे हम सुनते हैं कि कीटो डाइट होता है तो बस आपको फैट फूड खाना है, बस आपको प्रोटीन ही ज़्यादा लेने हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पूरी मात्रा में कम करना ये ज़्यादा डेंजरस है।
सो जो भी नए स्टडीज इसमें पब्लिश हो गए, डायबिटिक रिवर्सल, डायबिटिक रिमिशन, उसमें ऐसा बताया गया कि लेस देन 700 या 800 कैलोरीज, मतलब लेस देन 700 या फिर 800 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए। मतलब उसका क्वांटिटी अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट या फिर लंच डिनर में एक ही खाने में हम उतना कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर देते हैं। तो इतना इनिशियल लेवल पे ठीक है, आप कुछ 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक कर सकते हो, उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी भर उतना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डिफ़िकल्ट है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके खाने में से 22 to 44% के बीच में अगर आपने आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण रखा, जो आप बोले ना कि जिसमें सलाद आता है, जिसमें फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और वो नॉन रिफाइंड अगर होते हैं, और वो अगर मैंने 20 to 44%, आइडियली जो DFF में हम सिखाते हैं वो 40-30-20 का प्रिंसिपल हम लोगों को खाने में सिखाते हैं कि 40% आप खाने में रॉ चीज़ें जैसे कि फाइबर है, सलाड है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, वो आप खाने में रखो। 30% आप जो कुक्ड जो चीज़ें रहती है जैसे दाल चावल या फिर दाल के साथ सब्जी जो आती है वो आप रखो, और 20% ही आपके खाने में अनाज होना चाहिए। ये अगर आप करोगे तो ये बैलेंस्ड अप्रोच इसमें रहेगा, और जिससे आपका शुगर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और आपका जो फैट है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है। तो पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस्ड अप्रोच वो सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि मीठा खाना ये एक कारण है डायबिटीज़ होने का या फिर शुगर बढ़ने का, लेकिन क्या मीठे फल खाना क्या ये भी दूर रखना चाहिए? मीठे फल नहीं खाना है, जैसे कि चीकू है या फिर अभी गर्मियों का सीज़न है तो आम है, तो आम नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा होता है। केले नहीं खाने चाहिए, उससे वज़न बढ़ता है, शुगर बढ़ती है। तो इसमें क्या तथ्य है? नहीं, ये पार्शली ट्रू है कि फ्रूट्स अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, आपका पोस्ट प्रैंडियल शुगर लेवल 200 के आगे, या फिर आपका HbA1c अगर 8 के ऊपर है, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उससे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी अभी आपने सभी फल के नाम लिए, लाइक वाटरमेलन, चीकू या फिर आम, ये सारे फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 के अबव है। आम थोड़ा एक्सेप्शन है, आम का थोड़ा कम है, लेकिन जब तक आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आता है, आपका जब तक शुगर का स्तर नॉर्मल नहीं आता है, तब तक आपको मीठे फल नहीं खाने हैं। जिस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो फल आप खाली पेट खा सकते हो, या फिर इवनिंग टाइम जो स्नैक टाइम होता है वहाँ पे खाया तो चलेगा। इसमें भी बहुत सारे लोगों का डिबेट होता है, वो आयुर्वेद में बोला है ऐसा मत करो, ये मत खाओ, फल सुबह ही खाने चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले। तो मैं बोलता हूँ कि बाकी का कचरा खाने से अच्छा है आप फल खाओ। मतलब वो हम फल नहीं खाए तो वो बाहर जाके मैं अगर वड़ा पाव खा रहा हूँ, समोसा खा रहा हूँ, या फिर वो खा रहा हूँ, उससे अच्छा तो अच्छा है आपने गलत टाइम पे सही फ्रूट खाया तो वो चलेगा, क्योंकि फ्रूट में फाइबर भी बहुत अच्छा है। तो आपको फल कौन से खाने हैं, वो कौन से सीज़न में आते हैं, कौन से रीजन में आते हैं, ये तो हमें देखना है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर कम है, और काफ़ी सारे फल इसमें आते हैं, जैसे सेब है हमारा, एप्पल, गुआवा, काफ़ी सारे फल, संतरा, ये इसमें ऑरेंजेस हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी बहुत इसका अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे फल आप चूज़ करो जिसमें पानी का तादाद अच्छी है, जिसमें फाइबर ज़्यादा है, और कभी भी जब फल खाते हैं तो उसको कट करके खाना है, उसका जूस नहीं पीना है। आप जैसे ही फल का जूस बनाते हो, होल फ्रूट, हाँ, होल फ्रूट खाना है। होल फ्रूट खाओगे तो उसमें जो सेल्यूलोज है, उसमें जो फाइबर है, वो आपके शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा। लेकिन आपने उसका जूस बनाया तो उसका ये निकल गया, इमीडिएटली उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, और जैसे ही आपके शरीर में जाएगा वो इंसुलिन स्पाइक करेगा। सो फ्रूट खाने हैं तो सबसे पहले लो GI वाले, एक बार आपका शुगर कंट्रोल हो गया, देन यू कैन एंजॉय दिस फ्रूट्स। एंड खाना खाने से पहले रखो, या फिर खाली पेट आप फ्रूट्स खा सकते हो। जी, कुछ स्टडी ये भी कहती है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है तो केवल खाने से नहीं, उनके स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से भी उनको डायबिटीज़ हो, या फिर ये भी स्ट्रेस ये एक कारण है डायबिटीज़ होने का। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि स्ट्रेस, क्या यह सच मान के चले कि स्ट्रेस ही रीज़न है? हाँ, दोनों का मतलब, एक बहुत बार कैसे होता है लोगों का कि स्ट्रेस के वजह से तो होता ही, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, लेकिन कुछ लोगों को मतलब मेरा डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उसके वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर उनका शुगर बढ़ता है, फिर शुगर बढ़ने के बाद फिर स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये जो विशेष साइकिल है, उनसे पहले उनको बाहर निकालना जरूरी है कि स्ट्रेस एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन बस मैं स्ट्रेस ऐसे बताता और उसके ऊपर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ,
और ये बहुत मतलब सिंपल टेक्निक्स होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, लाइक सेल्फ लव होता है, ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना होता है. सो यू हैव टू एक्ट ऑन दैट स्ट्रेस एंड यू नीड टू फाइंड आउट उसका रूट कॉज क्या है, कौन सा स्ट्रेस, मतलब ये मेरा जो मन का काम है वो मैं पैशन से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कोई और ये है कि भाई मेरे कंट्रोल वाली जो चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो. जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं उसका स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो लोगों को थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना और सेल्फ लव से लेके, ग्रैटिट्यूड से लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट के सही टेक्निक अगर हम उनको सिखाते हैं तो शायद उनका डायबिटीज़ अच्छी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं. तो स्ट्रेस डेफिनेटली एक कारण है इसका, तो उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है. स्ट्रेस को आप छोड़ नहीं सकते कि मैं बोल रही हूँ कि मैं सब डाइट वगैरह करूँगा और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा करूँगा और मैं स्ट्रेस को ऑप्शन में रखूँगा. सो ये ऑप्शन वाला टॉपिक नहीं है. जैसे कि मेरे एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि 70% आपका डायबिटीज़ इमोशनल लेवल पे काम करता है. तो एग्ज़ाम में अगर 70% जिसमें क्वेश्चन आने वाली ये टॉपिक आपने अगर ऑप्शन में डाल दिया तो आप तो फेल्योर की तैयारी कर रहे हैं. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही. मतलब आज की दुनिया में तो ये डायबिटीज़ को आपको रिवर्स करना है तो चाहिए. अच्छा, अब मैं ख़ास तौर पर जानना चाहूँगी ऐसी महिलाओं के बारे में जिनको प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ शुगर डिटेक्ट हुई है. तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हो तो क्या वो ठीक होता है डिलीवरी के बाद स्पेशली? होता है ना, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हम जनरली बोलते हैं. और कम समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस उस स्त्री के शरीर में आ जाते हैं. वो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए प्रोन होते हैं. और जैसे उनका प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 90% लेडीज़ का डायबिटीज़ ये हो जाता है, मतलब कंट्रोल में आ जाता है. वो 100% रिवर्सेबल है. और पहले से थोड़ा हमें ध्यान रखना है. अगर मैं पहले से ओवरवेट हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अगर ख़राब चल रही है, मेरे घर में अगर किसी को डायबिटीज़ है, पेरेंटल या फिर मैटरनल पैटर्नल साइड को, तो प्रेगनेंसी में अभी आजकल कैसे चल रहा है कि तीसरे चौथे महीने में उनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है. तो आपको पैनिक नहीं होना है. ठीक है भाई, मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आया है, मेरा शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा है, तो आजकल बहुत अच्छे तरीके हैं. हम लाइफस्टाइल में सुधार करके, डाइट अच्छा फॉलो करके हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. डिलीवरी भी उसकी अच्छी हो सकती है. और गेस्टेशनल होने के बाद, मतलब उसका गेस्टेशन ख़त्म होने के बाद, उसकी डिलीवरी होने के बाद उनको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि आपको एक सिग्नल मिला है कि मुझे ये डायबिटीज़ का शुरुआत है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत वहाँ पे हो जाती है. और वो पूरी तरह से आपका ठीक हो सकता है. और अगर अच्छे प्रिकॉशंस आपने लिए तो आगे आपको होगा भी नहीं. अच्छा, थोड़े बहुत हम कारणों के बारे में पता करेंगे कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये इसका कारण क्या होता है. क्योंकि जाहिर है जब किसी को ये पता चलता है कि हम माँ बनने वाली हूँ तो वो महिला जाहिर है काफ़ी खुद की केयर लेना, और आजू बाजू के लोग भी होते हैं कि ये खाओ वो मत खाओ. तो फिर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ कैसे हो सकता है? ये ओवर ईटिंग एंड ओवर कॉन्शियसनेस, बहुत ज़्यादा हम पैम्परिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर रहे हैं सारी जगहों पे. पुराने ज़माने में कैसे होता था कि एक लेडी को 7, 8, 9 भी बच्चे होते थे. राइट. और ये नेचुरल है, मतलब ये कोई हमारी ऐसी कोई थेरापेटिक चीज़ नहीं है कि भाई डिलीवरी है. डिलीवरी इज़ अ नेचुरल थिंग. तो हम क्या करें आजकल, मतलब 1 या 2 बच्चे पे ही लोग रुक जाते हैं, बोलते हैं कि भाई एक बच्चा. तो ज़्यादा पैम्परिंग किया जाता है. और हमारी पैम्परिंग की परिभाषा क्या है? खाना खिलाओ, खिलाते रहो. तो कम समय में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर मैंने कंज्यूम किए और मैं एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो उसका परिणाम तो शरीर पे दिखेगा ही. सो मैं इतना ही कहूँगा कि उसको इतना ज़्यादा मैं ये मत ले लो, ओवर पैम्परिंग हटाओ. आपका बैलेंस डाइट कंटिन्यू रखो. एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी ही चाहिए. 7-8 महीने तक घर पे बैठ रहे और पूरा 20 किलो 22 किलो 40 किलो वजन बढ़ाया, क्या ज़रूरत है? वो आप पोषण नहीं करो, आप खुद भी परेशान हो रहे हो और उस बच्चे को भी आप डायबिटीज़ या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आगे दे रहे हो. अच्छा. तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना है. और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में अगर अच्छी केयर आपने ली तो आगे जो बच्चे को प्रोबेबिलिटी रहती है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने की या फिर ओवरवेट होने की, वो भी कम हो जाती है. अच्छा, डायबिटीज़ के जो प्रकार है टाइप 1 एंड टाइप 2, तो इसको एक्चुअल में हम लोग पारिभाषिक तौर पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? टाइप 1 में जनरली इंसुलिन नहीं तैयार होता है तो उनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है. और वो शायद उनका इंसुलिन पूरा बंद करना डिफ़िकल्ट होता है. वो 1000 में या फिर 1 लाख में एक आध ऐसा केस होता है कि वो इंसुलिन के बिना सर्वाइव हो सकता है. वी कैन नॉट कीप दिस एज अ नॉर्म. तो टाइप 1 डायबिटीज़ का पूरी तरह से इंसुलिन बंद होना डिफ़िकल्ट है. उसका फ्रीक्वेंसी हम कम कर सकते हैं. लेकिन आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से है तो वो डेफिनेटली हम रिवर्स कर सकते हैं. उसमें आपको
ज़्यादा मतलब कोई तकलीफ नहीं होती है, तो उसको हम डेफिनेटली रिमिशन में लेके जा सकते हैं। जी जी, और एक चीज़ मुझे जुवेनाइल डायबिटीज़ के बारे में भी पूछनी है कि जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है बच्चों में जो तो होता है। अभी जो बच्चों में जो होता है, बच्चों को काफ़ी हद तक उनको उनको ट्रीटमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि कभी कभी ठीक है मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाती हूँ और कुछ मेडिसिन दे देती हूँ और खाने पीने पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर काफ़ी बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, तो उनको हैंडल करना या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ को अम, एक माइल्ड अप्रोच के तौर पे देखना कितना सही है? नहीं वो सही है ना, क्योंकि उसमें वो बच्चे का क्या होता है कि मुझे इंसुलिन तो देना है, और इंसुलिन देने के बाद इंसुलिन वो अपना अपना काम शुरू करेगा, उसका शुगर भी डाउन होने लगेगा, लेकिन इंसुलिन देने के बाद उसका कुछ जो खाना चाहिए, अगर उसने मना कर दिया, मैंने इंसुलिन तो दिया है और उसके बाद वो बच्चा बोल रहा है नहीं मैं खाना नहीं खा खाऊंगा, रहा हूँ। तो वो डिफ़िकल्ट सिनारियो इसमें हो सकता है। तो वो हैंडल करने में थोड़ा पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना ज़रूरी है, और वो बच्चे को भी इसमें अवेयर करना। बहुत सारे मैं टाइप 1 की डायबिटीज़ के पेशेंट देखता हूँ, वो डायग्नोसिस से लेके अभी तक मतलब 2 साल 3 साल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को भी पता नहीं होता है और उसके माता पिता को पता नहीं एक्चुअली क्या बीमारी है, क्या होने। वो सारी जगह पे बस घूमते रहते हैं, इसका इंसुलिन बंद होगा कि इंसुलिन बंद होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ये एक तरीके की थोड़ी बहुत डिफिशियंसी मेरे शरीर में आई है, और उसको अगर हम सही तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे तो उसको भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी भी वो खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस पेशेंट को टाइप 1 के देना बहुत ज़रूरी है, वो आजकल वो नहीं दिया जाता है, उसको रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि थोड़ा इमोशनल एंड एम्पैथेटिक अप्रोच अगर हम रखेंगे उस आपके कॉन्वर्सेशन में, वो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो बच्चा है उसको भी आप कॉन्वर्सेशन में शामिल करोगे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से उनका डायबिटीज़ मैनेज कर सकते हैं। जी, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं, थोड़े एफर्ट्स बीइंग अ डालने फिजिशियन बीइंग अ चाहिए। डॉक्टर हमें उसमें लेने चाहिए। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि आपके पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे कि ये जो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, जॉग करते हैं, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उनको डायबिटीज़ है, तो Right. क्या अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कैलोरी मेरा इंटेक अच्छा है, मैं कैलोरी कॉन्शियस भी हूँ और उतना मैं खर्च भी कर रही हूँ कैलोरीज, लेकिन फिर भी अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ मुझे डायबिटीज़ हो नहीं सकता, क्या ये एक भ्रम है, मिथ है? नहीं, दो तरीके से इसको देख सकते हैं कि गुड एक्सरसाइज फॉर अ रॉन्ग फूड, मतलब मैं फूड भी मेरा गलत ले रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज हेवी कर रहा हूँ, सो ये पूरे अपने मतलब ये मैच नहीं होगा कि आपका डाइट भी आपका कॉन्शियस होना चाहिए, डाइट भी आपका अच्छा होना चाहिए, एंड एक्सरसाइज का जो फोकस है वो कैलोरी बर्निंग से ज़्यादा, जब डायबिटीज़ की हम बात करते हैं उसका यूटिलाइजेशन, जो मेरे शरीर में ग्लूकोज आ रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से होने के लिए मेरे मसल की स्ट्रेंथ कैसे बढ़े। आज बहुत सारे लोग में देखते हैं कि वो एक्सरसाइज क्या करते हैं, तो हम 12 साल से 15 साल से वॉकिंग कर रहे हैं, सो वॉकिंग से फिटनेस बढ़ेगा, आपका डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगा। आपको अगर डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो आपके मसल की स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए जो एंटी ग्रेविटी है, आपके खाने में नॉन रिफाइंड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, उतने क्वांटिटी में प्रोटीन भी होना चाहिए और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2 समोसा खाए और मैंने देखा कि चलो 2 समोसा कंटेंस 500 कैलोरीज, मैं जिम में चला गया, जिम में जाने के बाद उतनी वहाँ पे देर मैंने 20 exercise मिनट कर दी। 600 कैलोरीज बर्न किए, चलो मैच हो गया। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ये मैथमेटिक्स से नहीं चलती है, बॉडी इमोशंस और हार्मोन्स, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी उसके हिसाब से चलती है। सो यू कैनॉट मतलब ये पूरा ये कर दे। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं मंडे से लेकर सैटरडे तक बहुत अच्छा डाइट फॉलो करूंगा और सैटरडे नाइट जम के पार्टी करते, आपकी पूरी मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरी मेहनत खराब हो गई, आपने वो भी पूरा स्पॉइल कर दिया और आपके आगे का पूरा एक हफ्ता है वो भी स्पॉइल कर दिया। सो डोंट डू दैट। आपका लाइफस्टाइल है वो ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल आपके वो ऐप और इसके हिसाब से नहीं चलेगा, वो नेचर के क्लॉक के हिसाब से चलेगा। सो यू हैव टू फॉलो नेचर। तो रॉन्ग फूड के लिए राइट एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं है, आपका फूड भी सही होना चाहिए और आपको एक्सरसाइज भी सही तरीके से, और दोनों का फोकस होना चाहिए, कैलोरी बर्निंग का भी और मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर भी आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच रखोगे
तो वो डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए या फिर डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए उसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बोला ना कि सही डाइट लेना चाहिए, लेकिन सही डाइट के बारे में भी काफ़ी गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि मैं ऑर्गेनिक सब चीज़ें खा रही हूँ, जो कुछ मेरा डाइट है वो सब ऑर्गेनिक है, नेचुरली सोर्स्ड है, और उसमें कोई पैक्ड फूड मैं नहीं खा रही हूँ, तो ऑर्गेनिक फूड खाने से डायबिटीज़ हो नहीं सकता। क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फूड एक कंपोनेंट हो गया, मतलब आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स डायबिटीज़ के इसमें ये आते हैं। हाँ, आपकी जो अगर आप अच्छा फूड खाओगे, नेचुरल फूड ज़्यादा खाओगे और उसका प्रोक्योरमेंट भी अच्छा रहोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक डाइट इज इक्वल टू नो डायबिटीज़, ये मिथ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। लेकिन और एक बात यह है कि अगर मैं आयुर्वेद और एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रही हूँ कि आयुर्वेद और एलोपैथी या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स मैं डायबिटीज़ के लिए ले रही हूँ, तो क्या उससे जल्दी मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है या फिर कम हो सकता है? नहीं, कोई भी मेडिसिन, ये मेडिसिन तो मैंने जैसे बोला कि लास्ट रिसोर्ट पे आएगा। आपने कोई भी बुक खोल के देखो, आप आयुर्वेद का खोल के देखो या फिर इसका, सो वो वहाँ पे आके रुकेगा कि आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने ही पड़ेंगे। सो आप दवाइयाँ कौन सी ले रहे हो उसके ऊपर आपका डायबिटीज़ ठीक होगा, क्योंकि फिर वो आप सिम्टोमेटिक अप्रोच की तरफ जा रहे हो। सो ये लड़ाई इसमें है नहीं कि मैं दवाइयाँ कौन सी ले रहा हूँ। दवाइयों का रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, लाइफस्टाइल का रोल मेन स्टे है। ये जब तक मैं मेरे मन में ठान नहीं लेता हूँ, तब तक आपका डायबिटिक रिवर्सल का जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये पहले अप्रोच से मुझे बाहर निकलना है कि आयुर्वेद अच्छा है या ये पैथी अच्छे, वो पैथी। मेरे हिसाब से सारे पैथियों के अपने अपने एडवांटेजेस है, सारे पैथियों के हर एक लिमिटेशंस है। तो हर पैथी में जो अच्छा दिया है, जो अच्छा हमें सिखाया है, उसको हमें अपनाना चाहिए। वी हैव टू कीप दैट होलिस्टिक अप्रोच, और वो होलिस्टिक अप्रोच लेके अगर हम आगे बढ़ते तो हर पैथी सही है। लेकिन मैं वो पैथी से बस कोई पिल या फिर मैजिक कोई आप रेमेडी उसमें ढूंढ रहे हो, तो फिर वो आपका तरीका ही गलत है, फिर आपको टेम्पररी ही रिजल्ट मिलेगा। सो आपको ये सोचना है कि जब मैं डायबिटीज़ कंट्रोल के बारे में सोचता हूँ, मुझे टेम्पररी क्योर चाहिए या फिर मुझे परमानेंट ये चाहिए। तो अगर परमानेंट की बात आप करते हो तो कोई भी पैथी आपको कॉम्प्लीमेंट्री है, और मेजर जो रोल रहेगा वो लाइफस्टाइल करेक्शन का ही रहेगा। अच्छा, और एक बात ये आखिरी सवाल कि जब कोई डायबिटिक पेशेंट आता है और उसकी रिवर्सल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, अच्छे अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट्स और खुद पेशेंट के भी एफर्ट्स, इसके वजह से डायबिटीज़ का लेवल जो है वो सही मायने में कम होने लगता है, तो क्या ऐसा है कि एक बार डायबिटीज़ रिवर्स हो गया या मतलब डायबिटीज़ 100% ठीक हो सकता है और एक बार ठीक हो जाए तो वापस नहीं हो सकता? ये भी एक मिथ है। डायबिटिक रिमिशन ये प्रक्रिया भी बहुत दिन तक, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये स्लो है लेकिन श्योर है। सो डायबिटिक के लिए जो वर्ड यूज़ किया है, सो ये वर्ड क्योर वर्ड अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने 3 क्राइटेरिया इसमें बताया। अगर किसी भी व्यक्ति का, मतलब डायबिटिक, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटिक रिवर्सल किसको बोलेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी डायबिटिक पेशेंट का अगर HbA1c वो बिलो 6.5 मेंटेन कर सकता है 3 महीने या फिर 6 महीने तक विदाउट एनी मेडिकेशन, ओनली ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस, तो उसके डायबिटिक रिमिशन हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। 1 साल तक अगर उसने मेंटेन किया तो उसको पार्शियल रिमिशन बोला जाता है। 1 से 5 साल तक अगर उसने वो मेंटेन किया तो उसको कंप्लीट रिमिशन। और रिमिशन का मतलब है वो डायबिटीज अभी सोया हुआ है, रामायण का जो कैरेक्टर है, तो वो आपका डायबिटीज सोया हुआ है, तो उसको हमें जगाना नहीं है। तो अगर वो 1 साल से 5 साल तक मैं मेंटेन करता हूँ तो आपका रिमिशन कंप्लीट हो गया। और 5 साल के ऊपर अगर आपका ये रिमिशन आप मेंटेन कर पाते हो तो उसको रिवर्सल बोला जाता है। तो पार्शियल, कंप्लीट एंड ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ही 2022 में ये पब्लिश किया था, और वहीं अभी आगे ये किया जाता है। क्योर अभी तक ये नहीं है। अगर आपने फिर से गलत लाइफस्टाइल अपनाई, फिर से वही गलतियां करनी शुरू कर दी, तो शायद आपका डायबिटीज़ वापस आ सकता है। तो आपको डायबिटिक रिमिशन यस पॉसिबल है, लेकिन वो टेम्पररी नहीं चाहिए। तो जो अच्छे चेंजेस आपने अपनाए हैं वो आपको आगे लाइफस्टाइल में आपके कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, और फिर जाके वो आप परमानेंट क्योर तक लेके आएगा। अभी तक परमानेंट क्योर ये वर्ड इतना ये नहीं कहना, उसको अभी मान्यता नहीं मिली, ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि इस डिस्कशन के बाद, आप इस चर्चा के बाद आपके मन में डायबिटीज़ के बारे में जो कुछ भी गलतफहमियाँ हैं वो काफ़ी हद तक
क्लियर हुई होंगी और डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी हमारे साथ बातें की वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में डायबिटीज़ के बारे में और कोई सवाल है या फिर डायबिटीज़ के बारे में किसी और उससे संबंधित टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए और हमारा ये चैनल DFF हिंदी ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही रिस्पांस हमें आने वाले दिनों में मिलता रहे, क्योंकि आपका रिस्पांस, आपका प्यार हमारी प्रेरणा का साधन है, स्रोत है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब हम यहीं पर रुकते हैं और अगले एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। नमस्कार।